अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू व्यू बाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। हमने स्टार्ट की हुई थी जी MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 को, जो कि जी हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है रिलेशंस। सबसे पहले हमने पढ़ा था लॉजिक, फिर हमने पढ़ा सेट थ्योरी को, और अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस को। इसमें भी हमारा कहीं ना कहीं सेट जो है वो रिलेट करेगा। रिलेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है जी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि हमारे पास जब ए और बी हमारे पास इस तरह से वैल्यूज होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एक हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर है। इट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, ए फर्स्ट एलिमेंट और बी जो है वो सेकंड एलिमेंट होगा। व्हेन आर टू ऑर्डर पेयर इक्वल, जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, मतलब ए बी और सी डी इस तरह से इक्वल कोई हमारा ऑर्डर पेयर होगा, ओनली इफ, तो क्या होगा जी, जो ए है वो हमारा सी के इक्वल है और बी जो है वो डी के इक्वल है। ऐसा नहीं होगा कि ए डी पे होगा और बी सी पे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारा ए क्या होगा, सी के इक्वल होगा और बी होगा डी के इक्वल, मतलब फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड इक्वल सेकंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है जी, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। हम ऐसा भी अक्सर समझ लेते हैं कि अगर हमारी, यानी कि इसका आंसर अगर हमारा सेम आ रहा है, तो अगर हम बी को पहले कर दें को बाद में कर दें तो फिर भी हमारा आंसर सेम आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ऑर्डर मैटर्स ज़्यादा करते हैं। दे आर इक्वल ओनली इफ ए इक्वल बी, ये तभी इक्वल होंगे जब हमारी ए और बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होंगी। ठीक, अब हमने ये जो चीज़ अभी पढ़ी है कि ए इक्वल है सी के और बी इक्वल है डी के, ठीक है। मतलब अगर दो ऑर्डर पे आमने सामने आ जाए तो हमने उस चीज़ को, अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्वेश्चन में दो ऑर्डर पे आमने सामने आ चुके हैं। इसमें उन्होंने कहा हमने एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो हमने क्या कहा था, ये जो फर्स्ट वाले हैं वो फर्स्ट के इक्वल है और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल है। तो ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। ये मैंने वैसे खुद से यहाँ लिखा है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ए बी सी और डी, ये मैंने खुद से लिख दिया है ताकि आपको इजीली समझ हो जाए। तो क्या हमने कहा था, ए इक्वल है सी के, तो हमने लिख लिया 2x इक्वल है 6 के और x प्लस वाई इक्वल है 2 के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम x को फाइंड कर लेते हैं, कैसे, इसको लिख के, ठीक है। यहाँ से हमारा इजीली x फाइंड हो जाएगा। 2x इक्वल 6, 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6। जब हम इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब जब हम लोग y फाइंड करेंगे तो y हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये देखेंगे ना, हमारे पास सेकंड, जो हमारे पास जो हम लोगों ने सेकंड पेयर बनाया था x प्लस वाई इक्वल 2 वाला, वो ये है ना। तो इसके अंदर हमने जो x की वैल्यू फाइंड किया वो पुट करेंगे। 3 प्लस वाई इक्वल 2, 2 यहीं पे है, 3 जब यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 में। तो इस तरह से हमारी x और y दोनों की वैल्यू जो है वो फाइंड होगी। अब हमारे पास आता है ऑर्डर्ड एन टपल, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है, ऑर्डर्ड सिर्फ 2 टपल हमने पढ़ा है, जो पढ़ा है ए और बी। मतलब कि जब हमारे पास 2 वैल्यूज है और जब हमारे पास n वैल्यूज होंगी, मतलब जब हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज है, हमें कोई प्रॉपर एलिमेंट्स का पता ही नहीं है कि हमारी इस ब्रेसिक में, हमारी इस ब्रैकेट में कितने एलिमेंट्स हैं। एन टपल जब होंगे, एन टपल ऑर्डर जब हमारा होगा, तब हम क्या चीज़ किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखें, एन ऑर्डर, एन टपल इज लाइक अ लिस्ट ऑफ थिंग रिटन इन अ फिक्स्ड ऑर्डर सच एज, मतलब इनका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है। ये नहीं है कि आप जब, क्या नाम है, एलिमेंट्स को लिख रहे हो तो जो 10 पे एलिमेंट आ रहा है वो आप पहले लिख दो और जो पहले आ रहा है वो एंड पे लिखते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आप एक सीक्वेंस से चलते हो, ठीक है। एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है इसका, जैसे A1 A2 A3 A4, ठीक है। ये इस तरह से चलता जाएगा। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, A1 जो है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट, A2 सेकंड एलिमेंट, A3 थर्ड एलिमेंट, सो ऑन AN जो है हमारा nth एलिमेंट हो गया, जब हमारी आगे n तक वैल्यूज जाएंगी। स्पेशल केस क्या है यहाँ पे, ऑर्डर 2 टपल किस तरह होता है, जिसकी हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व की, और 3 टपल किस तरह से होता है कि अगर हमारे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, और 4 टपल क्या होगा, जब A B C D, मतलब और एक की और एडिशन हो जाएगा, ठीक है। व्हेन आर टू ऑर्डर एंड टपल इक्वल, 2 एन टपल जब हमारे पास होंगे, अच्छा, दो ऑर्डर टपल हमारे पास कब इक्वल होंगे, जब हमारे पास 2 एन टपल होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो ए वाली वैल्यूज है उसका सेट एक है और बी वाली जो वैल्यूज है उसका सेट हमारे पास एक है। किस तरह से, अगर हमारे पास ये दो सेट्स हैं ए और बी के नाम से, तो ए वाले सेट में सारी एक ही अमाउंट होंगी ना, ठीक है। तो हम, चलिए मैं यहाँ पे 1 2 ले लेती हूँ, 1 ए की अमाउंट होंगी और बी वाले में हमारे पास सारी बी की अमाउंट होंगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 1 है, हम इसको कह देंगे A1, मतलब ए वाले सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है A1, जो कि हमारे पास 1 है। सेकंड वाला एलिमेंट A2 है, मतलब जो हमारे पास 2 है। और इसी तरह से बी वाले सेट में देखा जाए तो ये B1 है और ये B2 है। तो इसको हम लोगों ने क्या कहा हुआ है, 2 एन टपल्स, ठीक है जी। जब हमारे पास दो इस तरह से सेट्स आ जाएंगे, आर इक्वल ओनली इफ A1 इक्वल B1, ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल किया कि फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो, सेकंड एलिमेंट इक्वल है, ठीक है। A1 इक्वल B1, A2 इक्वल B2, सो ऑन AN इक्वल BN, मीन्स एवरी एलिमेंट मस्ट मैच इन दिस सेम पोजिशन, मतलब उनकी सेम पोजिशन ही मैच करेगी। अगर हम ये नहीं कहेंगे कि A1 इक्वल है B2, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसकी जो ऑपोजिट पोजिशन होगी उसी को हम लेंगे, जैसे यहाँ A1 है तो यहाँ पे B1 है, तो हमने उसी को लिया, ठीक है जी।
उसके बाद हमारा आता है जी कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये जो भी हम लोगों ने टपल्स देखे हैं, ठीक है, इनका जो कार्टियन प्रोडक्ट है, कार्टियन प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट को। ठीक, इफ यू हैव टू सेट ए और बी, अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, देन दी कार्टियन प्रोडक्ट मीन ए क्रॉस बी। ठीक है, कि यानी कि अगर आपके पास दो सेट है तो जब आप उनका कार्टियन प्रोडक्ट लेते हो, इसका मतलब होता है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो। मेक ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स वेयर फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम ए एंड सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम बी। अब आपने क्या करना है, आपको तो दो सेट दे दिए गए हुए हैं, ठीक है, आपको दो सेट किसी भी तरह से दे दिए गए होंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे मुझे दिया हुआ है ए इक्वल है 1 2, बी इक्वल है ए बी सी। अब हमने इसके ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ठीक है, हमने यही पढ़े ना स्टार्ट में। और ऑर्डर पेयर क्या था हमारे पास, कि पहले सेट में से पहला एलिमेंट और दूसरे सेट में से पहला एलिमेंट। ठीक है, ये आमने सामने वाले एलिमेंट होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसी को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं ना। क्रॉस प्रोडक्ट जब हम इसको करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो ये फर्स्ट एलिमेंट लिया हम लोगों ने फर्स्ट सेट का भी और सेकंड सेट का भी हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया। मतलब कि इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम लोग बी वाले के पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। वन को ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ भी। फिर जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर जब हम लोग इसका सेकंड एलिमेंट लेंगे, उसको भी हम बी के ए एलिमेंट से भी, बी से भी और सी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, यहाँ पे था हमारे पास सिंबॉलिकली उन्होंने कहा किस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि हमारे पास ऑर्डर पेयर है, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। इस तरह से लिखने को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। ए बिलोंग ए, बी बिलोंग बी, मतलब कि ये जो ए है वो ए वाले सेट में से हो और बी जो है हमारे दूसरे सेट में से हो। तो अब मैंने आपको भी बताया, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जो हमारे पास फर्स्ट सेट होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उनको ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग बनाते हैं। जैसे वन को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ये अलग बनाएंगे, फिर वन को बी के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, वन को सी के साथ अलग से लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई ही हो रहा है, इसके दरमियान हम लोग कॉमास लगाते हैं। फिर उसके बाद टू हमारा ए से, टू बी से और टू सी से होगा। इस तरह से हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है फाइंड कर लिया। अब देखें, बी क्रॉस ए हम करें तो क्या आता है? जब हम बी क्रॉस करें ए करेंगे तो मतलब हम लोग ये बी के सारे प्रोडक्ट्स को ए के साथ करेंगे। ए क्रॉस ए इंटू वन हो जाएगा, ठीक है, ये देखें। फिर ए जो है टू के साथ हो जाएगा, फिर बी जो है वन के साथ हो जाएगा, फिर बी जो है टू के साथ हो जाएगा, फिर सी वन के साथ होगा और फिर सी टू के साथ हो जाएगा। ये हो गया बी क्रॉस ए के साथ मल्टीप्लीकेशन। अब आप यहाँ पे देखें, अब जब हम लोग के पास हम लोगों ने उनके खुद ही सेट के साथ मल्टीप्लाई करना हो, पहले तो हम लोगों ने क्या किया, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगर हमारे पास हम लोग खुद ही के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए कर लेंगे। मतलब जो हमारे पास ए के एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही था ना हमारे ए के सेट में एलिमेंट्स, और ये वाले थे ए के सेट में यही एलिमेंट्स है ना। तो ए को ए के साथ खुद वाले सेट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें, वन को वन के साथ, फिर वन को टू के साथ, फिर टू को वन के साथ और फिर टू को टू के साथ हमने कर दिया। इसी तरह से बी को भी जब हम बी के साथ करेंगे, ए को ए के साथ, ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, इसी तरह से हम बी और सी को भी कर लेंगे। रिमार्क यहाँ पे क्या है, आपने अगर देखा होगा, आपने अभी पीछे मल्टीप्लाई किया है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, आप अगर देखें तो इन दोनों के आंसर जो है टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको इधर ऊपर भी कहा था, इधर हम लोगों ने अभी पीछे भी पढ़ा था कि ए, आप ज़रूरी नहीं है कि आप ए क्रॉस बी कर रहे हो और बी क्रॉस ए कर रहे हो तो ये आपस में इक्वल हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसी तरह से जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे नल सेट के साथ, ठीक है, और यहाँ नल सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम किसी भी सेट के साथ, तो वो नल सेट ही आएगा। जाहिर सी बात है, जब नल सेट में कोई वैल्यू ही नहीं होगी तो हमारा नल सेट ही आ जाएगा, मल्टीप्लाइकेशन में जीरो ही आ जाता है ना, बिकॉज यू कैन नॉट मेक एनी पेयर, क्योंकि हम कोई पेयर ही नहीं बना पाते, क्योंकि हमारा नल सेट होता है, इसलिए वो नल सेट ही आ जाता है। क्रॉस बी इक्वल है ए क्रॉस बी के। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास है जी कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू सेट। यहाँ पे तो अभी तक हम लोगों ने दो सेट्स की आपस में बात की है। अब अगर हमारे पास दो सेट से ज़्यादा हो जाए तो हम किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करेंगे? इफ़ यू हैव सेवरल सेट A1 A2 A3 इंटू AN, मतलब अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सेट्स हैं तो हम क्या करेंगे, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ना इसको शोन कर देंगे, AN के साथ कर देंगे। इज दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एंड टपल्स A1 A2 डॉटेड AN। मतलब अगर आपके पास एक से ज़्यादा सेट है ना तो आप उनको आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वेयर A1 बिलोंग A1, यानी कि कैपिटल A1 से हमारे पास एक सेट है A, ठीक है, एक ए हमारे पास सेट है, उसके अंदर हमारे पास वैल्यू है A1 A2 A3 एंड शोन जा रही है। ठीक है, AN तक जा रही है, शोन जा रही है। इसमें से हम लोग A1 को अलग कर लेते हैं। अगर ठीक है, A1 को अलग कर लिया तो हम उसको नाम दे देंगे A1, मतलब कि कैपिटल A1, क्योंकि हमने कैपिटल A में से ही हम लोगों ने A1 को अलग किया ना, तो हम लोगों ने इसको A1 कह दिया है। और अगर हम लोग A2 को अलग कर लेंगे तो फिर हम लोग उसको क्या कहेंगे, उस सेट का क्या नाम होगा, कैपिटल A2। उम्मीद है आपको समझ आई इधर। तो इधर उन्होंने यही कहा है कि स्मॉल A1 बिलोंग टू कैपिटल A1, स्मॉल A2 बिलोंग टू कैपिटल A2। सिम्बॉलिकली हम इसको किस तरह से लिख रहे हैं जी, कैपिटल A1 क्रॉस प्रोडक्ट कैपिटल A2 क्रॉस प्रोडक्ट डॉटेड क्रॉस प्रोडक्ट कैपिटल A स्मॉल n। इसी तरह से ये फर्दर ये मल्टीप्लाई होंगे।
यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे उसने कहा हुआ है ए आई बिलोंग टू कैपिटल ए आई, मतलब ये जो हमारी ये आई है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 को ही रिप्रेजेंट करते हैं कि A1 बिलोंग कर रहा है A1 से, जो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई, लेकिन इसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिखा जाता है। अब हमारे पास एक न्यू कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि जब आपके पास एक सेट है, ठीक है, दो सेट्स हैं आपके पास, आपने उन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट लेके जो आपका आंसर आ रहा है, उस आंसर में से आपने कुछ 2 3 रैंडम सेट्स उठा लिए हैं, ठीक है, रैंडम सेट आपने 2 3 उठा लिया, या जो उन्होंने कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के मुताबिक उस जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आया है वो आपने उठा लिया, ले लिया, ठीक है, उनमें से कुछ सेट्स को आपने अलग कर दिया है, तो वो जो सेट्स आपने अलग किए होंगे उसको आप कहोगे रिलेशन, ठीक है। वो रिलेशन है ए और बी के सेट का, मतलब ए और बी सेट वो होते हैं जिनका आपने आपस में क्रॉस प्रोडक्ट दिया होता है। अब यहाँ पे देखें, इसको देखते हैं, व्हाट इज अ बाइनरी रिलेशन। अ बाइनरी रिलेशन सिंपली मीन्स अ कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट ए एंड बी। दिस connection is written in the form of ordered pairs and these ordered pairs are a subset of A cross B, the Cartesian product। मतलब कि A cross B मतलब क्या है, Cartesian product। फॉर्मल डेफिनेशन इसकी क्या है, a binary relation R from A to B is एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये आगे हम एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको बाइनरी रिलेशन की समझ आ जाएगी। कंसेप्ट इसका वही है जो मैंने आपको बताया। व्हेन डू वी से ए इज रिलेटेड टू बी। अब देखें, जो हमारा ए बी मतलब जो हम लोगों ने ए क्रॉस बी का हम लोगों ने कार्टियन प्रोडक्ट करके, ठीक है, ए क्रॉस बी करके जो हम लोगों ने हमारा आंसर आता है, उस आंसर में से कुछ सेट्स को हम निकाल लेते हैं। जैसे मैंने ए क्रॉस बी किया तो मेरे पास आ गया 1 2 और एक आ गया है 2 3, ठीक है, ये मेरे पास टोटल आंसर आ गया। तो इसमें से क्या नाम है, मैंने एक सेट उठा लिया, ठीक है, जैसे मैंने 2 3 सेट उठा लिया, ठीक है। तो ये वाला जो सेट है ना वो इसका सबसेट भी है, क्योंकि ये वाला जो सेट है वो इसके अंदर है ना, सबसेट वही होता है ना जो हमारे दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो वैल्यू, उसी को हम सबसेट कहते हैं ना। तो ये जो रिलेशन हम लोगों ने, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये किसका सबसेट हो गया, ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। ये मैंने ए क्रॉस बी ही किया था ना, इसमें से मैंने एक रैंडम कोई सा भी उठा लिया। यहाँ पे इससे मुझे कोई कंडीशन नहीं दी हुई, जब कोई कंडीशन नहीं दी हुई तो मैंने रैंडम कोई सा भी सेट उठा लिया, इन दोनों में से 2 × 3 मैंने इसमें से मतलब कि उठा लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ऐसे ही है। अब देखें, ये जो ऑर्डर पेयर हमारे पास आया है ये ए होता है और ये बी होता है। अगर ये बिलोंग कर रहा है आर के साथ, हमें वो कोई भी और अलग से वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, कोई सी भी वो अलग से वैल्यू दे सकते हैं। अगर वो वैल्यू हमारी इस रिलेशन सेट में है जो हम लोगों ने निकाली है, तो इसका मतलब है कि हम उसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से ए कैपिटल और बी। लेकिन अगर जो वैल्यू हमने निकाली है और जो सेट वो हमें एक अलग से देते हैं कि इसको मैच करेंगे रिलेशनल सेट में है कि नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि ए जो है कैपिटल आर के ऊपर इस तरह से लाइन कर देंगे कि मतलब कि ये रिलेशनल सेट में बी, यानी कि ये आपस में मैच नहीं हो रहा है, ए बी डजंट बिलोंग टू कैपिटल आर, दिस मीन ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास सेट है ए का 1 × 2 और बी का 1 × 2 × 3। ए क्रॉस बी जब मैं करूंगी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 को 2 के साथ, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको भी पीछे बताया। अब मैं इसमें से रिलेशन सेट ले लूंगी, यही किया था ना ए क्रॉस बी, तो मैंने इसमें से एक रिलेशनल सेट नहीं लिया, मैंने इसके अंदर से कोई 5 को रिलेशनल सेट ले लिया, रैंडम मैंने उठा लिया है, 1 उठा लिया, 1 3 उठा लिया, 2 2 ले लिया, ठीक है, ये रैंडम उठे हुए हैं, ठीक है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये कहाँ से आ गया। इधर उन्होंने हमें कोई, जब उन्होंने कोई कंडीशन ही ना दी होगी तो रैंडम ले लेने हैं बस। तो 1 2 2 1 2 2 2 3 रैंडम, ये मैंने R2 निकाल लिया। फिर मैंने एक और रिलेशनल सेट निकाल लिया 1 × 1 ये, फिर मैंने एक रिलेशनल सेट निकाल लिया ए क्रॉस बी। अब ये ए क्रॉस बी मैंने क्या निकाल लिया, ये पूरा ही मैंने एक रिलेशनल सेट में ले लिया, और एक मैंने ले लिया है 5। अब देखें ये पूरा ही क्यों लिया है और 5 क्यों लिया है, मैंने आपको यही कहा था ना अभी पीछे, मैंने आपको बोला है कि रिलेशनल सेट जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, क्योंकि रिलेशनल सेट में वो सारे सेट होते हैं जो हम लोग जो ए क्रॉस बी में भी होते हैं, तो इसलिए रिलेशनल सेट जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो हमने बोला था कि जो हमारे पास सेट होता है जो ए क्रॉस बी आया, या वैसे ही कोई ए या बी सेट है उसका सबसेट वो खुद भी होता है, जैसे ए क्रॉस बी खुद भी इसका सबसेट है। हम लोगों ने रिलेशनल सेट, सबसेट का मतलब आप निकालने के सेकंड नेम हो गया रिलेशनल सेट, और एक होता है जी हमारे पास 5, तो हमने वो भी ले लिया। ऑल बीइंग सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब हमारे पास आता है डोमेन ऑफ अ रिलेशन। डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या है, ये डेफिनेशन आप खुद पढ़ लीजिएगा, इस तरह से लेक्चर लंबा हो जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या है। इसको हम सिंबॉलिकली किस तरह से लिखते हो, डोमेन ऑफ रिलेशन को अगर आपने निकाली है जब, तो आप इसको इस तरह से लिख देते हो, पूरे स्पेलिंग लिखने की बजाय आप ये शॉर्टकट लिख देते हो। डोम कैपिटल आर इक्वल है ए बिलोंग कैपिटल ए बी बिलोंग टू आर। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे हमें पता लगेगा कि डोमेन क्या है। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन में देख लें, जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं रिलेशनल सेट के, जो रिलेशन सेट हमारा आता है ना, जैसे मेरे पास ये रिलेशनल सेट है, ये वाला ले लें अभी रिलेशन सेट, तो इसका ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, ये रिलेशन सेट है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये भी और ये भी, ये दोनों 1 1 है, तो एक ही दफ़ा 1 लिख देते हैं हम लोग,
ठीक है, और ये 2 लिख देते हैं, ये फर्स्ट वाला जो है, तो ये हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है यहाँ पे रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन है जो सेकंड एलिमेंट होते हैं रिलेशन सेट के पेयर में, उसको हम कहते हैं रेंज। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट वाला तो था, 1 1 दोनों सेम था, तो मैंने ले लिया, एक ही 1 ले लिया और ये 2 लिया। ठीक है, ये फर्स्ट वाले डोमेन हो गए, और जो सेकंड वाले आएंगे हमारे पास रेंज आएगा, वो क्या होगा, ये जो सेकंड वाले एलिमेंट होंगे, 1, ये वाला 3 और ये वाला 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई। ये सिंपल सा कंसेप्ट है डोमेन और रेंज का। सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे, रेन कैपिटल आर इक्वल है बी बिलोंग टू कैपिटल बी, ए इंटू बी बिलोंग कैपिटल आर। यहाँ पे देखें हमारे पास एग्जाम्पल में भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। लेट ए और बी हमें सेट दे दिया हुआ है, डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन। इससे हम लोगों ने सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके बाइनरी रिलेशन निकालना है। बाइनरी रिलेशन निकालना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड ऑर्डर्ड इन पेयर्स, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ पेयर्स। ठीक है, फाइंड ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। पहले हम लोग रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करके रिलेशन निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे जी, उनके डोमेन और रेंज भी निकालेंगे। ठीक है, किस तरह से, अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ए और बी लिया है, और इसका हम लोगों ने क्या कर लिया जी, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। क्रॉस प्रोडक्ट करके मैंने इसका रिलेशन निकाला है, ए वाला पार्ट फाइंड किया, इसका हम लोगों ने रिलेशन निकाला है। कोई से भी मैंने यहाँ से रैंडम सेट उठा लिया, एक मैंने उठाया 1 2, एक मैंने उठाया है 1 3, एक मैंने उठाया है 2 3। एक मिनट, यहाँ पे देखें कोई कंडीशन इन्होंने हमें दी है, यस। अब यहाँ देखिए कंडीशन से क्या मुराद था, ये इन्होंने हमें सिंबॉलिकली एक चीज दी हुई है। ठीक है, आर इक्वल है ए इंटू ए कोमा बी बिलोंग ए क्रॉस बी। ठीक है, जो हमारा रिलेशन सेट होता है ए स्मॉल बी, जो हम रिलेशन सेट निकालते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस बी से। मैंने भी बोला था, मैंने आपको यही बताया है ना कि रिलेशन सेट निकालने के लिए हमें पहले 2 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है। तो ये यही कह रहा है कि जो हमारा रिलेशन सेट आएगा वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से। अब रिलेशन सेट हमारा कैसा आना चाहिए, ऐसा रिलेशन सेट आना चाहिए कि ए में ऐसी वैल्यू हो जो बी से छोटी हो। ये यही बता रही है, ए लेस देन बी। ये क्या आ गया, हमारी कंडीशन आ गया। यहाँ पे इसने हमें कंडीशन दे दी है, इसलिए हम यहाँ पे रैंडम रिलेशन सेट नहीं उठाएंगे। ये मैंने पहले आपको बोला कि मैंने रैंडम उठा लिया क्योंकि मैंने कंडीशन नहीं देखी। आपने क्वेश्चन में एक और से जरूर देखना है कि आपको ये कंडीशन भी दी गई, जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपको कंडीशन नहीं भी दी गई होगी, तो उनमें आप रैंडम उठा लोगे। और यहाँ पे मुझे कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पे मैं इस चीज को मद्देनजर रखूंगी, ए वाली वैल्यू जो है वो मेरी बी से छोटी होनी चाहिए। अब मैं जब यहाँ पे रिलेशन सेट लूंगी, ये ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया है। अब जब मैंने यहाँ पे रिलेशन सेट लिया है, तो यहाँ पे देखो 1 और 1 ये दोनों तो इक्वल हो गए। यहाँ पे 1 ए जो है, ये ए होता है ना, और ये बी होता है, तो यहाँ पे जो है ए जो है वो छोटा है बी से। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे भी देखें, जो ए है वो छोटा है बी से, इसको भी हमने लिख लिया। यहाँ पे जो ए है वो बड़ा है बी से, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, हमारी कंडीशन में था कि ए छोटा होना चाहिए बी से। उसके बाद ये देखें, ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ए जो है हमारा बी से छोटा है, तो इसलिए हमने इसको भी लिख लिया। अब हम देखें, जो हमें उन्होंने बी पार्ट कहा हुआ था, बी पार्ट उससे हमें कहा हुआ था कि हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ये जो हमें दिया हुआ है ना रिलेशन सेटअप, जो हमने फाइंड कर लिया, इसमें से हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे, हमने कहा था डोमेन होती है जो फर्स्ट एलिमेंट होता है 1 1 2, तो ये 2 दफा 1 आ गया, एक ही दफा हम लोगों ने लिख दिया 1, और ये हम लोगों ने क्या लिख दी, 2 लिख दिया। अब जब हम लोग रेंज निकालेंगे, तो रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट होता है 2, और 2 दफा 3 है, तो हम लोगों ने एक ही दफा 3 लिख दी, तो रेंज भी हमारी फाइंड होगी। उसके बाद हमारा एक सी वाला पार्ट भी था, जिसमें उसने कहा हुआ था 1 बिलोंग टू 3। ठीक है, ये कैपिटल आर का क्या मतलब होता है, बिलोंग टू। लेकिन अगर इस कैपिटल आर के ऊपर लाइन लगी होती तो उसका क्या मतलब था कि ये रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, क्या ये रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर है, तो यहाँ हम लोगों ने अब जो हमारा रिलेशन सेट आया है, ये जो रिलेशन सेट आया है, इसमें देखें 1 और 3 है। ये हमारे पास फर्स्ट वाली बी होती है, ए होती है, और सेकंड वाली बी होती है। तो ये आर का मतलब होता है कि हमने रिलेशन सेट में देखना है। कहाँ गया, ये है 1 और 3 है इसमें, ये यही था ना हमारा सी वाला पार्ट। तो देखें रिलेशन सेट में 1 और 3 है, तो हमने लिख दिया कि हाँ इसके अंदर तो है सिंस है, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, सिंस 1 3 बिलोंग आर, सो 1 इज रिलेटेड टू 3। उसके बाद आ रहा है 2 रिलेटेड टू 2, ये भी हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पे अब देखें कि जो हमारा रिलेशन सेट हमने निकाला है उसमें 2 2 नहीं है। ठीक है ना, 2 2 है कोई नहीं ना है, तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये रिलेट नहीं कर रहा है रिलेशन सेट से। तो अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे मेरे पास ए सेट है और बी सेट है। ए सेट में है एग मिल्क कॉर्न, और बी में है कॉज गोट्स हेड। यहाँ पे भी हमने ए क्रॉस बी कर लिया। ए क्रॉस बी करने के बाद अब मैं यहाँ से और निकाल लूंगी। यहाँ पे मैं कंडीशन लिखना भूली थी, तो फिर ये मैंने इस तरह से ब्रैकेट में लिख दी कंडीशन, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय ए बी बिलोंग कैपिटल आर इफ ए इज प्रोड्यूस्ड बाय बी। मतलब कि ए जो है वो प्रोड्यूस हुआ हो बी से, हमने ऐसी चीज लिखनी है। क्या मतलब कि जो हम ए क्रॉस बी हम लोगों ने कर लिया, तो ये पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तो क्या जो है बी वाला जो हमारे गाय है ना, काउस कहा हुआ है, तो काउस क्या एग देती हैं, बिल्कुल भी नहीं। गोट क्या एग्स देती हैं, नहीं। हेंस क्या एग देती हैं, यस देती हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो ए वाला एग है वो प्रोड्यूस किससे हो रहा है, बी से, मतलब हेंस से
से निकल जाए तो हमने इसको रिलेशनल सेट में लिख दिया। इसी तरह से मिल्क जो है काउस गैस होता है, मिल्क गोट भी देती है, मिल्क हैन देती है बिल्कुल भी नहीं, कॉर्न काउस देते हैं नहीं, कॉर्न गोट भी नहीं देती, और कॉर्न जो है वो हैंस भी नहीं देती, इसलिए वो सारे रिजेक्ट हो गए। ये सिंपल सी एग्जाम्पल थी। रिमार्क है यहाँ पे, इफ कैपिटल ए इक्वल एम एंड कैपिटल बी इक्वल एन। अच्छा यहाँ पे ए और एम क्या मतलब है कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो एम तादाद के हैं, ठीक है, हमें नहीं पता वो कितनी तादाद के हैं, और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एन है, मतलब 1 2 3। ये जो जैसे हमारे पास ए सेट है ना 1 2 3, तो ये जो 1 2 3 है ना इसको उसने एम का नाम दे दिया, एक नाम दे दिया है इस 1 2 3 को, और इसी तरह बी के सेट के अंदर भी जो एलिमेंट है उसको एन नाम दे दिया हुआ है। एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमने पीछे अभी पढ़ा है कि जो हम लोग ए क्रॉस बी जब हम करते हैं तो वो उसके आगे से जब हम जो रिलेशन निकालते हैं वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। नंबर ऑफ सबसेट इक्वल है 2 इंटू एम क्रॉस एन। अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये सब क्या कहा हुआ है उसने कि हमारे पास ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब एम कितने हैं हमारे पास 2 है, इस पूरे को क्या कहा हुआ है मैंने अभी बोला एम, तो ये कितने एलिमेंट्स है 2 एलिमेंट्स हमने लिख दिया, और बी में कितने हैं 3 है। तो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर हमें डायरेक्ट उसने कह दिया हो कि हमारे नंबर ऑफ सबसेट बताओ, हमें कोई भी इसने 2 सेट दिया है, एमसीक्यू में आ जाता है कि उसने हमें सेट दिया हुआ है, जैसे हमें ये 2 सेट दिए हुए और उसने कह दिया बताओ इसके कितने सबसेट हो सकते हैं। अब हम इतना ज़्यादा सोल्व करने के बजाय एक सिंपल फार्मूला लगाएंगे कि ए के अंदर जो हमारी m है वो कितने हैं 1 2 2 है, तो यहाँ पे कितने हैं 3 एलिमेंट्स है, तो n 3 हो गए, तो हम लोग 2 की पावर क्या देंगे m क्रॉस n देंगे, मतलब m और n को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर क्या, m की पावर क्या है 3, सॉरी m 2 की पावर क्या आ गई m क्रॉस n आ गई, तो m की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू क्या है 3, 2 मल्टीप्लाई 3 6, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 64 हमारे पास सबसेट बनते हैं a और b के क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिलेशन सेट हम निकालेंगे वो 64 होंगे। उसके बाद हमारा आता है जी रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही सेट है और आप उसी सेट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब आपके पास सिर्फ ए है, एक ही सेट है ए, तो आप ए को ही ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये होता है रिलेशन ऑन अ सेट। A relation on the set A is a relation from A to A. In other words, a relation on a set A is a subset of A cross A. एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे ए सेट हमें दिया हुआ है, इसका भी हम लोगों ने रिलेशन निकालना है, और इसके अंदर हमें कंडीशन दी हुई है, ये दी हुई है इफ ए डिवाइडेड बाई बी, कि जो हमारी ए वाली वैल्यू है वो बी पे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। सिंबॉलिकली रिटर्न एज ये ए डिवाइडेड बी जो है ये इस तरह से लिखा जाएगा। अगर इस तरह से भी लिखा गया तो आपने यही समझना है कि आपको ये कंडीशन दी हुई है कि ए जो है बी पे डिवाइड हो। अब हम लोगों ने ए क्रॉस ए किया और रिलेशन सेट इसमें से कैसे निकाला। अब देखें ए डिवाइडेड बाई बी का है ना, ए 1 1 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 1 2 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 1 3 भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 1 4 भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 1 डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, 2 2 डिवाइड हो रहा है, यस दोनों कट हो जाते हैं। उसके बाद अगर देखो 2 3 डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, पॉइंट में आंसर आ जाता है, 2 1 2 2 2 4 आ जाता है, यस 3 1 3 नहीं यह भी नहीं हो रहा, 3 1 3 ये भी नहीं हो रहा, 3 3 हो रहा है, 3 4 हो रहा है क्या आपस में, नहीं ये भी नहीं हो रहा, और 4 1 4 नहीं ये भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 4 1 4 ये भी नहीं हो रहा, 3 जो 4 के टेबल में आता ही नहीं है, 4 4 आपस में से कैंसिल हो गया, तो ये सारे वो सेट हमने यहाँ पे लिख लिए रिलेशनल सेट में, ठीक है जी। रिलेशन जो है अगर सिर्फ एक सेट का होगा तो इस तरह से फाइंड करेंगे। अब हमारे पास रिमार्क क्या है, फॉर एनी सेट ए क्रॉस ए इज नॉन एज यूनिवर्सल रिलेशन, कि अगर हम लोग एक ही सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन होता है। और फाई इज नॉन एज दी एम्प्टी रिलेशन, ये तो हमें पता है, फाई हम एम्प्टी को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन ई। अब यदि देखें जरूरी नहीं है हर जगह पे बाइनरी रिलेशन को आर से ही रिप्रेजेंट किया जाए, कोई भी नाम दे सकता है। देखें यहाँ पे बाइनरी रिलेशन उन्होंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, ठीक है, आर से नहीं किया हुआ। अब देखिए ऑन दी सेट ऑफ द इंटीजर जी एज फॉलोज, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर सेट है फॉर ऑल एम एन बिलोंग जी, एम बिलोंग एम रिलेशन है एन का, ठीक है, ये ई है जो रिलेशन हमारा शो कर रहा है, एम माइनस एन इज इवन। यहाँ पे उससे ये हमें कंडीशन दी हुई है, एम ये देखें इम्प्लाइज के बाद एम माइनस एन इज इवन, कि जब हम लोग इंटीजर सेट हमारे पास आएंगे या कोई भी हमारे पास सेट है, जब उसमें से हम लोग जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है जो उसको हम m कहेंगे और सेकंड को हम लोग n कहेंगे, और जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी अगर वो हमारी इवन है तो हम लोग उसको क्या कह लेंगे, ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, मतलब ई आ रहा है। अब देखें जैसे हमारे पास यहाँ पे ये ए में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और बी भी हमें दिया हुआ है, अब हम इनको सोल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास पहला क्वेश्चन है 0 0, ये ई क्या है, रिलेशन है, ई क्या शो कर रहा है, आर है, आर को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। 0 0 है हमारे पास, तो हमने क्या पढ़ा था, m माइनस एन जो है, मतलब पहला m यहाँ पे कह दिया, n कह दिया, जरूरी नहीं है a और b ही आपको हर जगह इसको कहा जाए, ठीक है। m और n है, ये m है, ये n है, जब इनको माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू इवन आनी चाहिए, तो 0 माइनस 0 इक्वल हो गया 0 के, तो ये इवन है, यस ठीक है, ये वैलिड है। इस मतलब कि ये रिलेट कर रहे हैं आपस में। 5 रिलेट 2 5 का रिलेशन है क्या 2, तो जब हम लोग इसको आपस में माइनस करेंगे 5 माइनस 2 तो 3 आ जाएगा, तो 3 जो है वो इवन नहीं है, वो ओड है, तो इसलिए ये क्या नाम है आपस में रिलेट नहीं कर रहा। उसके बाद आ रहा है जी इज 6 इंटू 6 6 बिलोंग
रिलेशन यानी कि कैपिटल ई, तो जब हम लोग 6 माइनस 6 करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये इवन इंटीजर है, ठीक है। ये भी -1, 7 बिलोंग कैपिटल ई, तो जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या है, इवन इंटीजर है। अब देखिए हमारे पास जो बी पार्ट था उसमें कहा हुआ था फॉर एनी इवन इंटीजर एन वी हैव एन रिलेशन रिलेट 0, ठीक है, एन इज रिलेटेड टू 0। तो यहाँ पे हम जब n -0 करेंगे तो हमारे पास n नहीं आ जाएगा, तो n जो है हमारे पास एक इवन इंटीजर होता है। सही, ये भी वैलिड है। अब हमारे पास आता है जी कोऑर्डिनेट डायग्राम। अभी आपने पीछे देखा कि हमने बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इनको आपस में रिलेट किया। अब हम लोग डायग्राम्स की हेल्प से, ग्राफ्स की हेल्प से हम इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमारे पास यहाँ पे 2 सेट्स दिए गए हुए हैं, ठीक है, A क्रॉस B हमने उनका किया है। A क्रॉस B करके हम लोगों ने रिलेशन निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई भी उन्होंने ना कंडीशन नहीं दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे ना हमने रैंडम रिलेशन ले लिया है, ठीक है। रैंडम सेट हम लोगों ने निकालनी है रिलेशन में। दिस रिलेशन आर में बी रिप्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेट डायग्राम। अब कोऑर्डिनेट डायग्राम इसका नाम ही था, तो हम इसको कोऑर्डिनेट डायग्राम में कैसे करेंगे, हम एक प्लेन बनाएंगे, ठीक है। ये ए वाला और ये बी वाला हो गया। यहाँ पे ए में हमारे कितने नंबर से 1 2 3, तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 1 2 3, और बी में क्या था एक्स वाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स वाई लिख दिया। तो आप देखें जो हम लोगों ने रिलेशन सेट निकाले ना, रिलेशनल सेट कोई से भी रैंडम निकालें, आप चाहे तो इससे हट के निकाल लें जो इसके अंदर होंगे, ठीक है, तो वो भी ठीक होगा। तो ये देखें 1 है हमारे पास पहला रिलेशन सेट, एक्स जो है 1 है, ये कहाँ पे आता है, वाई पे आता है, तो ये बिल्कुल सीधा जाके किस पे, वाई पे शॉप हो गया। फिर उसके बाद 2 है एक्स वाला, और ये किधर आ रहा है, एक्स पे आ रहा है, यहाँ पे आ गया। फिर 2 है जो वाई पे जा रहा है, फिर 3 है तो जो यहाँ पे एक्स तक जा रहा है। इस तरह से ये सिंपली हम लोगों ने कोऑर्डिनेट डायग्राम बना लिया। अब हमारे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट डायग्राम है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास वैल्यूज फिनिट हो, ठीक है, फाइनाइट हो, सॉरी, ठीक है, फाइनाइट वैल्यूज हो। फाइनाइट मतलब कि जो वैल्यूज हम लोग यानी कि काउंट कर सकते हैं, हम वैल्यूज को गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 है, ये काउंटेबल है, हमने इजीली काउंट कर लिया कि इसके अंदर 3 वैल्यूज है, बी के अंदर 2 वैल्यूज है, इजीली काउंट होगी ना, तो ये फाइनाइट वैल्यू जो है, फाइनाइट सेट है ये, ठीक है। तो जब इस तरह का सेट हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिनके एलिमेंट्स को, उन पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, एरो डायग्राम, तो हम इजीली बना लेंगे। ये बहुत इजी डायग्राम है। आपने डिस्क बनाई दो, एक में ए सेट के एलिमेंट्स लिख दिए, दूसरे में बी सेट के लिख दिए। तो जब आपने इन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट किया, उस क्रॉस प्रोडक्ट को करने के बाद आपने ये रिलेशन सेट निकाला, ठीक है। अब देखें जो रिलेशन सेट मैंने निकाला उसमें पहला जो है वाई है, 1 है, सॉरी, यानी कि एक है 1 है और दूसरा है वाई, तो ये क्या एरो किसकी तरफ आ जाएगा, वाई की तरफ। और 2 है, समझे कॉलम मैच हो रहा है, 2 है तो ये एक्स की तरफ चला गया, 2 है और वाई की तरफ जा रहा है, फिर 2 वाई की तरफ आ जाएगा यहाँ पे, फिर 3 है और ये एक्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है जी डायरेक्ट ग्राफ ऑफ अ रिलेशन। डायरेक्टेड ग्राफ हमारा तभी बनता है जब हमारे पास सिर्फ एक सेट हो, ठीक है। जैसे हमारे पास सिर्फ ए है तो ये तभी बनता है डायरेक्टेड ग्राफ, इसके अलावा ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं बनाया जाता। अब हमारे पास ए की सेट है, तो हमने इस ए की सेट को इसके खुद के साथ ही मल्टीप्लाई किया, ए क्रॉस ए किया, ए क्रॉस ए करने के बाद हमने इसका रिलेशन सेट निकाला। अब हम इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे कि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स है 0 1 2 3, इनको हमने लिख दिया 0 1 2 3 लिख दिया। अब जो हम लोगों ने इसका रिलेशन सेट निकाला है वो निकला है 0 0, तो हम लोगों ने इसको 0 की तरफ ही ऐसे टर्न कर दिया, ठीक है। 1 3, इस 1 को हम लोगों ने 3 की तरफ इस तरह से एरो कर दिया। 2 1, देखिए जो बाल वाली अमाउंट होती है उसकी तरफ क्या नाम है, एरो का साइन होता है, ठीक है। 2 से 1 की तरफ चला गया। 2 2, तो ये 2 की तरफ से खुद ही 2 की तरफ ही आ गया। 3 0, ये इस तरह से चला गया, और 3 1, तो ये यहाँ से 3 से 1 की तरफ आ गया। इजी था ना ये वाला। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है जी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बाइनरी रिलेशन सी। आप देखें यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है उसको नाम दे दिया सी फ्रॉम आर टू आर, और जो हमारा सेट है उसको नाम दे दिया है आर का, डिफाइंड एज फॉलोज। अब यहाँ पे भी हमारा एक ही सेट है, ठीक है, उसको नाम दे दिया हुआ है आर का। जो हमारे पास ये देखें एक्स इंटू वाई बिलोंग आर क्रॉस आर, मतलब जब हम आर क्रॉस आर करेंगे तो उसका जो हम रिलेशन सेट निकालेंगे, तो फर्स्ट को हम एक्स कह दिया, सेकंड को हमने वाई कह दिया। मतलब ये अगर हम लोग कोई रिलेशन सेट निकाल रहे हैं तो इस फर्स्ट वाले को एक्स और सेकंड वाले को वाई कह दिया। तो एक्स वाई बिलोंग होना चाहिए सी, मतलब कि रिलेशनल सेट में हमारा एक्स वाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें उन्होंने दी हुई है इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये हमारे पास, ठीक है। ये कौन सी हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो हमें समझ आ गया कि हमारी ये डायग्राम बनेगी ही सर्कल में, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ऑल ऑर्डर पेयर एक्स इंटू वाई इन रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। आपने लिख ली इक्वेशन, एक इक्वेशन थी हमारे पास, वाई इधर रहेगा, एक्स यहाँ पे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जब इसका हम लोग अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस में। अब यहाँ ये देखें हमारे अंडर रूट के अंदर माइनस है, तो हम लोग को यहाँ पे जब भी हम लोग वैल्यू लेंगे ना, हम लोग माइनस में ले रहे हैं 1 में ले रही हैं, तो वो चलेगी, मतलब 1 माइनस हो जाएगा, हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम 2 लेंगे, ठीक है, अगर हम लोग 1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे मैं देखती हूँ 1 से अगर हम 2 लेते हैं तो 2 2 4 हो जाता है, तो 1 - 4 करो
तो कितना आ जाएगा -3, माइनस में आंसर आ जाएगा। तो हमने माइनस में आंसर नहीं आने देना, इसलिए हम लोगों ने इसको 1 तक ही रखा हुआ है, ठीक है। एक्स की वैल्यू वाई पे एक्स की वैल्यू हमें चाहिए ना वाई वाला सोल्व करते हुए, तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू या -1 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारी वाई की भी इसी तरह से हम लोग करेंगे, जब हम लोग एक्स इधर रहने देंगे और वाई को हम लोग इस तरफ ले आएंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी हम लोग स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से, एक्स इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर हम लोग इसके इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये देखें एक्स का 1 ठीक है और एक्स का -1 आ गया, और देखें वाई का 1 और वाई का -1, तो ये हमारे सर्कल ड्रॉ हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल थी हमारी। अब हमारे पास आता है जी यहाँ पे मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ये बहुत ही मजे का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है, लेट ए है ये हमारे पास और बी, दो हमारे पास सेट है। अब इनका हम लोग किस तरह से मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, उसने कहा कि जब हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे दो सेट्स का आपस में, तो हमारा मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स में हमारी वैल्यू ही 1 0 होती है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे जब हमें सेट में अलग अलग वैल्यू दी होगी, 4 दी होगी, 5 दी होगी, तो हम किस तरह से लिखेंगे 1 और 0। तो उसने इन दोनों को क्या नाम है, देखें ये ए है, ये कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, तो जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है वो स्मॉल ए स्मॉल बी से जाने जाएंगे ना। तो वो जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है वो किससे बिलोंग कर रहा होगा, हमारा जो है रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहा होगा, तो हम लोग 1 लिखेंगे, और अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा होगा तो हम लोग 0 लिखेंगे। आगे एग्जाम्पल है, उसको करते हैं फिर हमें समझ आ जाएगी। जैसे ये मेरे पास दो सेट दिए गए हुए हैं, आर बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या ए क्रॉस बी किया है, और फिर हम लोगों ने इसका अंदर से रिलेशन सेट निकाल दिया। अभी हमने पूरे लेसन में, पूरे लेक्चर में यही पढ़ा है, तो इससे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ये आर कैसे आया है, ठीक है, ये रिलेशन सेट कैसे है। अच्छा, अब ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या बनाना है जी, मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स की ये बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स किस तरह से बनाएंगे हम लोग, ये 3 है हमारे पास, ए वाला सेट 1 2 3 है, मैंने मैट्रिक्स के बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्स वाई, ठीक है, ये हमारे 2 कॉलम्स हो जाएंगे, 3 रोज हो जाएंगी और 2 कॉलम्स हो जाएंगे। अब देखेंगे मैंने ए की भी, ए सेट भी लिख लिया, बी सेट भी लिख लिया। अब जो मैंने रिलेशन सेट निकाला हुआ ना, उसको देखें सबसे पहले, ये 1 और वाई रिलेशन सेट, पहले आप यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास एक्स है। 1 और एक्स रिलेशन सेट में है, देखिए 1 वाई है, 2 एक्स है, 2 वाई 3 एक्स नहीं है, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब यही 1 और इस वाई को देखें, ये 1 है और ये वाई है, क्या है रिलेशन सेट में, यस ये है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे ये देखें 2 और x जो है हमारा रिलेशन सेट में है, यस ये है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। 2 और y हमारा रिलेशन सेट में है, ये अब 2 और y देखेंगे, पहले आप 1 को इसके साथ देखेंगे, फिर आप इसके साथ देखेंगे, फिर आप 2 को इसके साथ देखेंगे और फिर इसके साथ देखेंगे, ठीक है। अब देखें 3 और x जो है, 3 लेंगे और ये x लें, क्या ये रिलेशन सेट में मौजूद है, यस मौजूद है, तो हमने 1 लिख दिया। 3 और फिर ये y को देखें, क्या ये रिलेशन सेट में है, नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 लिख दिया। इस तरह से हमारे ये सिंपली मैट्रिक्स बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, यहाँ पे इन्होंने हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम लोगों ने एक रिलेशन सेट निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा कि जहाँ पे हमारा क्या नाम है 1 है, मतलब कि वो हमारा रिलेशन सेट में मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पे बाहर नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 की, ये एक ही हमारे पास सेट है, ठीक है, रिलेशन मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक ही सेट है, हमारे पास यहाँ पे ए का, ठीक है, ए का हमारे पास एक ही सेट है, तो ये उसी का आपस में ये मैट्रिक्स बना हुआ है। अब देखिए ये बन गया। हमने क्या कहा था, 1 तभी आता है जब हमारे वो चीज़ें रिलेशन सेट में हो, तो जब हमने ये रिलेशन सेट में निकालना है तो हम देखेंगे ये जो 1 है ना किन जगहों पे आया हुआ है, ठीक है, ये 1 और ये 1 देखें, इस पे 1 आया हुआ है ना, तो हम लोग लिख लेंगे कि ये हमारा क्या है जी, रिलेशन सेट में आता है, ठीक है, ये आ गया। अब देखें नेक्स्ट देखें 0 आ रहा है, तो ये 1 और 2 पे 0 आ रहा है, इसलिए मतलब ये हमारा रिलेशन सेट में मौजूद नहीं है। अब देखें नेक्स्ट ये 1 है, तो ये किधर आ रहा है, 1 और 3 में आ रहा है, तो मतलब ये भी हमारा रिलेशन सेट में मौजूद है। अब देखें यहाँ पे 1 है, तो ये देखें कॉलम कौन सा है, 1 का कॉलम है और 2 की रो है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 और 1 लिखेंगे। अब अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो रो है यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसको भी इग्नोर कर दें, इसको भी इग्नोर कर दें, यहाँ पे भी 0 है, ये भी इग्नोर कर दें। अब देखें यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे कॉलम देखें किसका है, 2 का कॉलम है, और रो किसकी है, 3 की, तो 3 की रो है, तो 3 और 2 आ जाएगा, जिसकी रो होगी ना वो हम पहले लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे भी 1 है, 3 की रो है और 3 का ही कॉलम है, तो ये हमारा क्या रिलेशन सेट में आ जाएगा। तो इजीली हम लोगों ने मैट्रिक्स से रिलेशन सेट भी फाइंड कर लिया। अब हमने इसकी डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। डायरेक्टेड ग्राफ इजीली अभी हमने देखा था किससे बनेगा, ये हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 और 3 हमने ले लिया। अब हम रिलेशन सेट देखते हुए डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है 1 1, तो मतलब कि ये आपस में ही इस तरह से मूव हो गया। फिर आता है 1 3, तो ये 1 जो है हमारा इस तरह से आ गया। फिर आता है 2 1, 2 से हमारा ये 1 की तरफ जाता है। फिर आता है 3 2, और ये देखें 3 से हमारा एरो जा रहा है 2 की तरफ। फिर आता है 3 3, तो मतलब ये 3 की तरफ ही ऐसे कर्व हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये फाइंड हो गया। अब उसके बाद हमारी एक और लास्ट एग्जांपल है। यहाँ पे देखा हमें 2 सेट दिए गए हुए हैं, इसमें से हम लोगों ने रिलेशन निकालने हैं, 2 रिलेशन निकालने हैं R एंड S, ठीक है। अब तक तो हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं, अब हम लोग 2 रिलेशन निकालेंगे R एंड S फ्रॉम A टू B।
फॉर ऑल एक्स इंटू, यहाँ पे आप देखें हमें जाहिर सी बात है दो रिलेशन निकालना है तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन दी हुई है। आर के जो हम लोग रिलेशन निकालेंगे वैसे निकालेंगे जो एक्स और वाई है वो पूरा पूरा डिवाइड होता हो, और एस का जो रिलेशन हमारा निकलेगा वो ऐसे निकलेगा कि जो हमारी वाई वाली वैल्यू होगी ना उसमें से हम 4 को माइनस करेंगे। जब हम 4 को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमने देखना है कि वो हमारी जो एक्स वाली वैल्यू है उसके इक्वल होना चाहिए। अब हम इसको सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये मैंने ए बी है और ए क्रॉस बी करके इजीली ए क्रॉस बी कर लिया। अब मैंने इसका रिलेशन निकाला है आर। आर में हमें क्या हुआ था कि एक्स और वाई पूरा पूरा डिवाइड होता, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो रहा है, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 इजीली हो रहा है, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 इजीली हो रहा है, ये लिखती जा रही हूँ मैं, ठीक है। 4 1 जा 4 और ये नहीं होता इस पे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो रहा है तो ये मैंने लिख दिया। 4 1 जा 4 और 10 आता है नहीं 4 के टेबल में, इसलिए नहीं हो रहा। अब एस में उसने क्या कहा था कि हमने जो वाई वाली वैल्यू है उसमें से 4 माइनस करना है। 4 माइनस करने के बाद जो हमारी आंसर आएगा वो एक्स इक्वल हो, मतलब ये हमारी वाई वाली वैल्यू है 6 है, 6 में से 4 माइनस करें कितना आता है 2, और 2 जो है ये देखेंगे इस एक्स के इक्वल हुआ तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख लेंगे। अब देखेंगे सेकंड वाला जो है इसमें हम 8 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, लेकिन वो तो एक्स इक्वल नहीं है, यहाँ पे 2 था और आंसर हमारा क्या आ गया 4 आ गया, तो वो हमारा इक्वल नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद 10 माइनस 4 करेंगे 6 हो जाएगा, तो ये भी हमारा एक्स के इक्वल नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ 2 है। फिर जब हम लोग 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 4 है तो ये भी हम लोग छोड़ देंगे। फिर हम लोग 8 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, और 4 देखें हमारे इस एक्स वाले के इक्वल है तो इसलिए हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब हम जब 10 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 बचता है, तो यहाँ पे तो 4 है इसलिए ये भी इग्नोर हो गया, तो ये हमारे पास एस भी आ गया। अब देखें यहाँ उसने हमें कहा हुआ है स्टेट एक्सप्लिसिटली विच ऑर्डर्ड पेयर्स आर इन ए क्रॉस बी, भी हमने फाइंड कर लिया, आर भी फाइंड कर लिया, एस भी फाइंड कर लिया। अब हम लोगों ने आर यूनियन एस फाइंड करना है और आर इंटरसेक्शन एस फाइंड करना है। तो ये देखेंगे मैंने आर यूनियन एस कर दिया, ठीक है। आर यूनियन एस किया तो देखें सारी वैल्यू जो आई है वो हमारी आर में भी मौजूद है, ठीक है, आर के इक्वली आ गई है। और जब हम लोग आर इंटरसेक्शन एस किया है तो वो हमारे पास वही आंसर आया जो हमारी सिर्फ एस में थे। तो यहाँ पे होता है जी आपका लेक्चर खत्म। आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।